अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से ब्रॉडशीट के मामले की तहकीकात के लिए जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में एक रुकनी कमीशन की तश्कील ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। आज लाहौर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए मरीम नवाज़ ने कहा कि अजमत सईद व्हाट्सएप JIT के बानी थे। जस्टिस अजमत सईद ने ज़ाती तौर पर असरअंदाज होकर JIT बनाई और ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर अफसरान को JIT में शामिल किया। जस्टिस अजमत सईद मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश के हिस्सादार और करता धरता थे। ब्रॉडशीट मुआहदे के वक्त जस्टिस अजमत सईद नैब के ओहदे पर थे। मरीम नवाज़ तो ब्रॉडशीट को ही फ्रॉड शीट समझती हैं। हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए मरीम नवाज़ ने कहा कि PTI वन मैन शो पार्टी है। जब इमरान खान कमज़ोर होगा तो इनकी पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी। PTI नून लीग पर नहीं, अपनी पार्टी पर तवज्जो दे। मरीम नवाज़ पंजाब में इन हाउस तब्दीली के ज़रिए हुकूमत को शहीद बनने का मौका नहीं देना चाहती। अपोजिशन इत्तेहाद में इख्तलाफात की खबरों से मुतालिक मरीम नवाज़ ये समझती हैं कि PDM में मिसाली कोऑर्डिनेशन है। PDM में राय का इख्तलाफ अगर होता भी है तो अफ़वाम व तफ़हीम से हल भी हो जाता है। बिलावल की इन हाउस तब्दीली की तजवीज़ पर उन्होंने कहा कि मैंने TV पर सुना बिलावल के पास इन हाउस तब्दीली के लिए अगर नंबर्स हैं तो अपनी तजवीज़ PDM में रखें। एक तरफ मरीम नवाज़ PDM में मिसाली कोऑर्डिनेशन के दावे कर रही हैं तो दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उन्होंने PDM इत्तेहाद की सरबराही छोड़ने की धमकी दी है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से गिले शिकवे करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज़ ने खुद ही फैसले करने हैं तो उन्हें सरबराही दी क्यों। मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान PDM को एतमाद में लेने के बगैर किया गया, जबकि सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान मीडिया में किया गया। एक तरफ PDM के इत्तेहाद में वाज़े तकसीम नज़र आ रही है तो दूसरी तरफ हुकूमत भी सेनेट इलेक्शन और अपोजिशन की जानिब से मुमकिना तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने के लिए तैयार नज़र आ रही है। आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि PDM अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने जलसों पर पूरा जोर लगाकर देख लिया, अवाम उनके साथ नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन में हमें फंसाना चाहते थे, खुद फंस गए। ब्रॉडशीट के अलावा सरे महल और हुदैबिया पेपर मिल्स केस की भी मुकम्मल तहकीकात होंगी। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि तमाम लोग मिलकर एहसास प्रोग्राम पर पूरा जोर लगाएं। अरकान पार्लियामेंट शेल्टर होम्स के दौरे करें, गरीबों को सहूलियात फराहम करें। गरीब का एहसास करेंगे तो बाकी मामलात भी ठीक हो जाएंगे। माजी में अरकान असम्बली को मिलने वाले तरक्याती फंड्स की मुखालिफत करने वाले इमरान खान ने आज यूटर्न लेते हुए आइंदा साल से अरकान पार्लियामेंट को 50 करोड़ के फंड्स देने का भी ऐलान किया है। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को ब्रॉडशीट कमीशन का सरबराह मुकर्रर करके तहकीकात को मुतनाज़ बना दिया है। सवाल ये भी बड़ा अहम है कि क्या हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात की खातिर अरकान असम्बली को 50 करोड़ के फ़ंड देने का ऐलान किया है या फिर तहरीक अदम एतमाद के खौफ ने हुकूमत को इस ऐलान पर मजबूर किया है। सवाल ये भी अहम है कि क्या PDM के फ़ैसले वाकई बिलावल और मरीम नवाज़ तनहा कर रहे हैं या फिर दीगर रहनुमाओं की मुशावरत इसमें शामिल है। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामानी पार्टी के इजलास में कहा, बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से उन्होंने ये बात की कि जो PDM है ये अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है। बड़े जलसे जुलूस आप लोगों ने करके देख लिए, अवाम ने आप लोगों का साथ नहीं दिया। आप तो इलेक्शन कमीशन में उनको फंसाना चाहते थे, आप तो खुद फंस गए। मतलब कि ये तासुर आ रहा है हुकूमत की तरफ से कि आपने जितना जोर लगाना था इस हुकूमत को गिराने के लिए, घर भेजने के लिए, अवाम में गैर मकबूल करने के लिए, आप लोग फेल हो गए। नहीं देखिए शादिया, जो आपने इंट्रो में सारा एक एनालिसिस दिया है या कुछ क्वेश्चन खड़े किए हैं, मेरा लिए काफ़ी इसका मटेरियल है कि जो रिफ्लेक्ट करता है उनकी इस वक्त जो पोजीशन है PTI की गवर्नमेंट की या इमरान खान की जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। तो जो आप ये बात करते हैं कि PDM के जो जलसे थे वो उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि जी वो नहीं, उसमें लोग नहीं आते या कोई सपोर्ट नहीं है लोगों की, या वो सारा जोर लगा लिया हुकूमत गिराने में, ये नहीं गिरा सके। मैं आपको ये बिल्कुल स्ट्रेट बता रहा हूँ कि ये तैयारी थी, ये मोबिलाइजेशन थी। जो आपको याद होगा जब
पिछले साल मौलाना फजल रहमान साहब ने लॉन्ग मार्च किया था, फिर धरना दिया। तो उसके पहले उन्होंने मोबिलाइज किया, मिलियन मार्च के सिलसिले में कुछ जलसे किए। आपको याद होगा कि सारे वो कोयटा में किया, सारे किया। ये मोबिलाइजेशन कैंपेन थी, ये फेज वो था जो तैयारी का था, और मैं समझता हूँ कि बड़ी सक्सेसफुल तैयारी। ये सिर्फ इमरान खान की सोच नहीं, बिलावल की भी यही सोच है, इसीलिए वो तहरीक अदम एतमाद की जब तजवीज़ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जलसे जुलूसों से कुछ नहीं बनने वाला। बिलावल की भी ये सोच है, आपके इत्तेहादियों की भी ये सोच है। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना कि अभी हम जो एक फैसला कौन मरल है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो लॉन्ग मार्च की सूरत में है, या जो भी फैसला पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा। 4 तारीख को हो रहा है वो इजलास पीडीएम का, जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि अगला फेज जो है, ये पिछला तो जलसे जुलूस थे, फिर रैलीज थी। आपको याद होगा कि पिछले जो बीच में टाइम था वो रैलीज का टाइम था कि हमने रैलीज की, जिनको ये जलसों का नाम दे के कहते नहीं, वहां तो लोग नहीं थे। वो तो बड़ा एक मखसूस इलाके के लिए था कि यहाँ रैली होगी, वहां लोग आ जाएं, या इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज होगा, लोग आ जाएं। तो मैं समझता हूँ कि 4 तारीख को आपको क्लियर हो जाएगा ये फैसला कौन फेज शुरू होने वाला है, उसमें क्या ऑप्शन लिए जाते हैं। ये कैसा फैसला कौन फेज शुरू होने वाला है? मरियम बीबी ने आज कहा, सुन लें मेरी शादिया, मेरी बात इसमें सिर्फ थोड़ा मैं चाहता हूँ, अगर इतना ही समझते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कि ये बिल्कुल जो लोगों की सपोर्ट नहीं है, या ये बिल्कुल कुछ नहीं कर सके, तो ये इस वक्त जो बुखलाहट का शिकार है महीने 2 से, जब से ये फेज शुरू हुआ है। अब तरीके एतमाद में अगर उनको ये है तो 50, आपने खुद कहा कि 50-50 करोड़ रुपए का अनाउंस कर रहे हैं लोगों को, अगले साल में दूंगा। ये एक रिश्वत के तौर पे उनको ये लालच दिया गया अरकान असम्बली को कि ये डटे रहे हमारे साथ। फिर इन्होंने ये भी कहा कि अब हमारे इत्तेहादी सारे पकड़ के वहां इकट्ठे बिठा के इन्होंने कहा कि जी हमें तो राना साहब, आप लोगों की भी तो समझ नहीं आ रही ना। मरियम बीबी ने आज कहा कि हम लोग पंजाब में इस हुकूमत को शहीद होने का मौका नहीं देंगे, ताकि इनको कल को ये ना कहने का मौका मिले भाई हम तो पंजाब में बड़े काम करना चाहते थे, लिहाजा ये लोग अपने ही भार से, अपने ही वजन से जो है ना, अपनी ही नाकामी से गिरें तो ही काम चलेगा। लेकिन ये आप लोगों की क्या सोच है? मरकज़ में आप लोग हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं, समझ में नहीं आती। मरकज़ की हुकूमत नाजायज़ है, पंजाब की हुकूमत कैसे जायज़ हो गई? फिर वहाँ हुकूमत को घर भेज के वहाँ शहीद होने का मौका नहीं मिलेगा उनको? नहीं, देखिए, जो पंजाब गवर्नमेंट है उसमें जो इस वक्त उसके सरबराह हैं चीफ मिनिस्टर बुज़दार, वो मेरे ख्याल काफ़ी हैं कि वो अपनी जो उनकी परफॉर्मेंस है वो तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ज़मानत है, गारंटी है इदा इलेक्शन में सक्सेस की। आज वही हमारे शहबाज साहब के कामों को लोग याद करते हैं, PMLN के कामों को याद करते हैं, उसे शहबाज पंजाब स्पीड को याद करते हैं, और दुनिया में भी ये उसकी। तो मरकज में भी हुकूमत को अपने इकदामात करने दें। मरकज में भी अपनी पॉलिसी से गिर जाएंगे, खुद ही गिर जाएंगे। वहां क्यों धक्का लगा रहे हैं इनको गिराने के लिए आप लोग? उसमें तो शक कोई नहीं कि ये खुद ही अपने बोझ तले हुकूमत गिर रही है, दबी जा रही है। लेकिन ये जरूरी है, आप फर्क महसूस करें ना कि वहां पंजाब में गवर्नेंस होती है, वहां पे लोगों को रिलीफ मिलता है, वहां लोगों को इंसाफ मिलता है, थाना कचहरी होता है, जो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं है, जराइम बढ़ गए हैं, लोग महंगाई कंट्रोल नहीं उनसे हो रही। ये सारे प्रोवेंशियल सब्जेक्ट हैं। लेकिन यहाँ जो मरकज में है वो पाकिस्तान एज ए होल, पाकिस्तान नीचे की तरफ नीचे जा रहा है। हर दिन आने वाला पाकिस्तान के लिए मुश्किल दिन होता है, और वो पाकिस्तान को तो इसी कारकर्दगी से उन्हें अगले इलेक्शंस में जाने देना, खुद ही जवाब मिल जाएगा, आवाम जवाब दे देंगी। एक ही स्ट्रेटजी रखे ना पंजाब के लिए और मरकज के लिए। अगर हम एक जिम्मेदार अपोजिशन है तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता इनके हाथों नुकसान। अच्छा, एक बात बताएं, नून लीग नैब बिल से दस्तबरदार क्यों हुई कौमी असम्बली में? ये बताएं। नून लीग तो चाहती थी नैब कवानीन में तरमीम हो, तो आप लोग इस बिल से दस्तबरदार हो गए, क्यों? वो उसकी 2-3 रीजंस हैं। एक तो ये कि हम उस जो बिल के जो मूजब थे, वो पीपल्स पार्टी के फारूक नाइक साहब थे, उन्होंने वहाँ पे सेनेट में इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन ये इनिशिएट किया था खुद गवर्नमेंट ने। ये जब अर्ली डेज थे तो उस वक्त इन्होंने हमें अप्रोच किया कि नैब कवानीन में हम कुछ अमेंडमेंट्स लाना चाहते हैं, उसमें बेहतरी रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, ये इनिशिएटिव उनका था, उनकी तरफ से हमें एंगेज किया गया, और हमने भी कहा कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, ये इंतकामी कार्रवाइयां होती हैं, अगर आप इसमें चाहते हैं तो ठीक है। लेकिन वो
आते थे, बैकआउट करते थे, आते थे। हमें तो कभी भी इतनी दिलचस्पी नहीं रही। मुझे याद है लॉन्ग टाइम बैक जब कुछ 6 महीने या साल का टाइम हुआ था गवर्नमेंट को, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था, मैं आपको बताऊं, मुझे भी उन्होंने कहा था कि आप इसकी तरमीम करने की या इसमें कोई और लाने की चीज इसी तरह चलने दें। अच्छा। मैं समझता हूँ कि अब नैब कवानीन जो है वो इन्होंने एनआरओ की रड़ लगाई हुई थी कि ये इन्होंने देखे अमेंडमेंट्स दी हैं। आप लोगों ने तो मैदान खुला छोड़ दिया ना फिर। ये हमने वापस ले लिए। आप बताएं, हमने वापस ले लिया। अब तो एनआरओ की बात खत्म होगी ना कि ये एनआरओ, हमने कहा किस तरह एनआरओ की बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा जी ये अमेंडमेंट्स इन्होंने लाए थे हमारे पास। यार आप तो एनआरओ की रट लगा रहे हैं इन अमेंडमेंट्स के 2 साल पहले से कि एनआरओ मांगते हैं। तो अब वो ले आए कि जी ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है जो ये लाए थे हमारे पास अमेंडमेंट के लिए, तो ये एक सबूत है हमारे पास। तो हम समझते हैं कि वो चीज ही खत्म हो गई, अब आगे बढ़े। हुकूमत ने इतनी एनआरओ की रट लगाई, इतना शोर मचाया, आप लोग डर गए, आप लोगों ने बिल ही वापस ले लिया। खैर ये बात नहीं है। अब हम तो नेक नीति से कवानीन में चाहते हैं बेहतरी लाए, हम इलेक्टोरल रिफॉर्म में बेहतरी लाना चाहते हैं। क्या मौलाना वाकई आप मौलाना वाकई कह रहे हैं कि मैं पीडीएम की क़यादत छोड़ दूंगा अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अपने अपने अलग-अलग ही जो है अपने अपने तय फैसले करने हैं, उनको कोई पूछता ही नहीं है? कोई फैसला इस तरह नहीं हुआ कि अलग-अलग वो सारे जो भी स्टीयरिंग कमेटी जो पीडीएम की है या पीडीएम के जो सरबराही इजलास है उसमें होते हैं। मौलाना साहब एक बड़े मंजे हुए सीजन पॉलिटिशियन है और वो एक जिम्मेदार आदमी है, वो इस किस्म की बात कर ही नहीं सकते। वो तो बैठते हैं, उनकी सरबराही में होता है और फैसले वहाँ होते हैं कंसेंसस से या जे को प्रवेल करती है राय अक्सरियत की वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ ये जो एक डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये बात हुई है, भाई आप टेलीफोन के साथ कान लगा के बैठे होते हैं जब मौलाना साहब या मियां साहब बात कर रहे होते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रणवीर हुसैन साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। नाजरीन वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अंदलीब अब्बास साहिबा पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ख़ारजा अमूर तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुझे ज्वाइन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा आपका। अंदलीब साहिबा, आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ, वज़रा एक दूसरे पर क्यों बरसते रहे, एक दूसरे की कारकर्दगी पर सवालात उठाते रहे? नूर आलम खान ने तो वज़रा के ही एहतसाब का मुतालिबा कर दिया, बड़े वो गर्जे बरसे, कहा पार्टी में ग्रुपिंग है, मफादात का खेल खेला जा रहा है। आप लोगों की हुकूमत तो ऑपोजिशन का नून लीग और पीपल्स पार्टी के एहतसाब का बयानिया लेकर आई है, उनकी करप्शन पर सवालात उठा रही है कि वो मफादात अपने मफादात की खातिर हमेशा उन्होंने सियासत की है। आज तो आपकी अपनी पार्टी के लोग एक दूसरे पर सवालात उठा रहे हैं कि मफादात का खेल तो आपकी पार्टी में खेला जा रहा है। मेरे ख्याल है कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल फर्क होता है। एक तो पहले आपको पता ही है कि बाकी पार्टीज में तो जुर्रत नहीं होती कभी किसी की बोलने की। हमारी पार्टी जो है उसमें हर तरह के लोग बोलते हैं और हर तरह के लोगों को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं बिल्कुल सुनते हैं। और इस कॉन्टेक्स्ट में जो आप बात करी है वो एक ओवरऑल बात हो रही थी और बात हो रही थी कि जी हमें एहतसाब को एक इख्तिताम तक पहुंचाना चाहिए और हमारा जो वर्कर है और हमारा जो वोटर है वो चाहता है कि जी इसका कंक्लूजन हो। नहीं, नूर आलम खान ने वज़रा के एहतसाब की बात की है कि वज़रा का भी एहतसाब होना चाहिए। इसमें जो बात हुई है वो ये हुई है कि जी बिला तफरीक एहतसाब होना चाहिए, हर एक को होना चाहिए, चाहे वो ऑपोजिशन की पार्टी है, चाहे हमारी पार्टी है, चाहे हम हैं, चाहे कोई और है। लेकिन इसका कोई बैकग्राउंड होगा ना कि क्यों वज़रा के एहतसाब का मुतालबा किया आज? नहीं, मुतालबा तो कोई नहीं, वो उन्होंने एक जनरल बात की थी कि जी एहतसाब हमारा मेन फोकस होना चाहिए क्योंकि हम जब जाते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो लोग कहते हैं कि जी आपने कहा था कि चोरों को पकड़ेंगे और आप क्या कहते हैं, चोरों को पकड़ते हैं और वो बेल लेके बाहर निकल आते हैं।
तो कौन से वज़ीरा और मुशीर हैं जो सिर्फ ख्वाब दिखा रहे हैं, सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं? ये भी आज बात हुई, वज़ीर आज़म से कहा गया बहुत से वज़ीरा मुशीर जो हैं वो हकीकत से बिल्कुल परे बात करते हैं, हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, कराची में कोई इतना काम नहीं हो रहा, ये सिर्फ सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं। ये भी बात हुई आज। जी, कराची के मुतालिक बिल्कुल ये एक शिकायत थी। हमारे सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं कराची में, उन्होंने ये कहा कि जी वहाँ सिंध गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल आपके सामने हम सारे के साथ बैठ के, जब सारे इदारे बैठे होते हैं तो वो हाँ कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद वो काम उस रफ्तार से नहीं करती और ना उनकी मर्जी है, क्योंकि अगर काम उस रफ्तार से हो गया तो वो पहले ही उनको वहां से वोट नहीं मिलते तो वो बिल्कुल उड़ जाती। इस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई। सही। अच्छा, आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ब्रॉडशीट के अलावा जो तहकीकात होगी, जो कमीशन बनाया ब्रॉडशीट पर, वो सरे महल और हुदैबिया पेपर मिल्स की भी मुकम्मल तहकीकात करेगा। बात यह है, आपको भी याद होगा, सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जब नैब ने अपील की थी कि हुदैबिया पेपर जो मिल केस है इसको रीओपन किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नैब की इस अपील को मुस्तरद करके इस केस को बंद कर दिया था। अब आप लोग इसमें से निकालना क्या चाहते हैं? वज़ीर आज़म साहब दोबारा इसको ओपन करके क्या निकालना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ऑपोजिशन को कोई एक बार फिर से? देखिए, ये है कमीशन, ठीक है? कमीशन का मकसद ये है, ये कोई कोर्ट नहीं है, ठीक है ना? तो ये नहीं कहेगा कि जी सुप्रीम कोर्ट का हम जो फैसला है उसको ओवर रूल करके हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन बहुत से फैसले जो हो चुके हैं उनके अंदर और फैसलों के मवाद मौजूद है। जो हुदैबिया पेपर मिल का फैसला था, आपको याद होगा, वो सिर्फ इसलिए बंद किया गया था कि वो टाइम बार था, वो टेक्निकल पॉइंट पे उन्होंने रिजेक्ट किया था। उसका जो मेरिट था कि उसके अंदर करप्शन थी और ओपन शट केस था, उस पे उन्होंने कुछ नहीं कहा था। उन्होंने कहा जी कि चूंकि ये इतना पुराना हो चुका है और एक लकूना है कि जी टाइम बार केसेस को हम नहीं खोलना चाहते तो इसको आप बंद कर दें, और उन्होंने उस पर अपना कोर्ट ऑर्डर दे दिया। वो तो आप बिल्कुल कह रही हैं कि ये नहीं हो सकता कि कमीशन उसको ओवरराइड कर दे, लेकिन उसके अंदर शुमार डिटेल्स हैं, उसके अंदर डिटेल्स हैं कि ये पूरा खानदान, जिसमें मरियम भी है, जिसमें उनकी कजन्स भी हैं, सुलेमान भी है, शहबाज भी है, हमजा भी है, सबके मुतालिक बहुत ज्यादा मवाद है। और आपको याद भी होगा कि कमीशन अपने ताई दोबारा से इसको इन्वेस्टिगेट करेगा नए सिरे से। नए सिरे से क्या, मेरे ख्याल सबको फैक्ट्स पता है, लेकिन वो फैक्ट्स जो कि इनकी एवनफील्ड अपार्टमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, वो उसमें से लेके एक पूरा पैटर्न वीव करेगा। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, पीटीआई के लोग आखिर क्यों चाह रहे हैं कि जहांगीर तरीन को सेनेट इंतखाबात के लिए कमेटी जो बननी है उसका चेयरमैन बनाया जाए? अब जहांगीर तरीन साहब तो खुद चीनी स्कैंडल में मुलविस होने का उन पर इल्ज़ाम है, उनका तो अपना एहतसाब चल रहा है, तो कौन लोग हैं, क्यों ख्वाहिश रखते हैं पीटीआई के लोग कि उनको इस कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए? मैंने तो नहीं सुना जी, ना ही मैंने देखा है। अगर आपने कहीं देखा होगा मीडिया पे, जी हाँ जी, खबर चल रही है, ये अगर खबर चल रही है, लेकिन मुझे पता है पार्टी का क्या स्टैंड है। पार्टी का ये स्टैंड है कि जो लोग अंडर इन्वेस्टिगेशन है और उन पे इंक्वायरीज चल रही हैं, उनको किसी भी पार्टी के ओहदे पे नहीं रखा जाएगा, इसलिए इसका सवाल पैदा नहीं होता। राजा रियाज साहब ने ये तजवीज़ दी थी कि उनकी पार्टी के लिए बड़ी खिदमात हैं, लिहाजा उनको इस पर चेयरमैन बनाया जाए कमेटी का, ये उनकी तजवीज़ थी पार्टी में। ये उनकी तजवीज़ हो सकती है, लेकिन कानूनी तौर पे और अमली तौर पे ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नुमा पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खारजा उमूर अंदलीब अब्बास साहबा मेरे साथ थी। अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपका। सलीम बुखारी साहब, एक नया ही मौक़िफ़ सामने आया है मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से आज के, पंजाब में तहरीक इंसाफ को हम शहीद होने का मौका नहीं देंगे। मतलब ये हुआ कि मरकज़ में हुकूमत गिराना इनके लिए ज़रूरी है, पंजाब में गिराना ज़रूरी नहीं है। क्या मतलब इस बात का? पंजाब की हुकूमत जायज़ है, सिर्फ मरकज़ की नाजायज़ है? वहाँ अगर शहीद बनने का मौका नहीं मिलेगा अगर ये वहाँ की हुकूमत को गिराने की कोशिश करें या गिराएं? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। गुजारिश ये है
कि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने ये बात अब मान ली है कि किसी भी हुकूमत को, चाहे वो पंजाब की है चाहे वो सेंटर की है, उसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से नहीं गिराया जा सकता। और इसकी वजह बुनियादी तौर पर जो नतीजा इन्होंने अखज़ किया था सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन, अगर आपको याद हो कि रात को जो डिनर देती है उसमें 65 सेनेटर्स होते हैं और सुबह जब वोट देने का वक्त आता है या जब वोट दिया जाता है तो 50 निकलते हैं, 16 का पता नहीं चलता कहाँ चले गए। हाँ। तो वो उस जादूगरी से उनको ये यकीन तो है कि किसी भी जगह हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से नहीं गिराई जा सकती। सेंटर की हुकूमत को गिराने के लिए दे डोंट बिलीव इन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो तो पीपल्स पार्टी का तकाजा है। मुस्लिम लीग नवाज और मरियम और जो मौलाना फजल रहमान साहब तो इसको दबाव के जरिए, स्ट्रीट पावर के जरिए तब्दील करना चाहते हैं और घर भेजना चाहते हैं हुकूमत को। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई इबाम नहीं होना चाहिए कि ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत को पता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आप किसी सूरत भी किसी हुकूमत को नहीं गिरा सकते। तो ये फिर हुकूमत को खौफ किस चीज़ का है? ये सेनेट इलेक्शन का खौफ है, तहरीक के अदम एतमाद का खौफ है कि आज 50 करोड़ के तरक्याती फ़ंड उन्होंने कहा कि अरकान पार्लियामेंट को अगले साल देंगे। ये वही इमरान खान साहब है जो तरक्याती फ़ंड देने के बड़ी तनकीद किया करते थे, कहते थे हमेशा कि लोकल गवर्नमेंट्स का काम है, करप्शन की कहानियां सामने लेकर आते थे। तो आपको जी यह आपका सवाल बहुत ही अहम है और मेरे ख्याल से खुद खान साहब को भी इसके ऊपर रिव्यू करना चाहिए अपनी पॉलिसी पर। हाँ। कि कल तक जिस चीज को वो कहते थे कि ये बहुत क्रूड किस्म की करप्शन है। हाँ। और ये MNAs MPs को फंड्स दे के उनका मुंह भी बंद कराया जाता है और उनसे अपनी मर्जी के काम भी लिए जाते हैं। आज वो वही काम सब कुछ खुद कर रहे हैं, लेकिन ये पहली चीज नहीं है। आप देखिए उन्होंने कहा था हम IMF पर लानत भेजेंगे। हाँ। हम खुदकुशी कर लेंगे अगर वहां जाना पड़ा हमें, हम नहीं जाएंगे। और उसके बाद से जितने भी बयानात चले वो तो मजबूरी होगी ना IMF में जाना। 50 करोड़ के तरक्याती फंड्स कह रहे अगले साल देंगे, ये कोई लॉलीपॉप दिया गया है? सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद का खौफ है। उसी तरह की बहुत सारी बातें हैं। 90 दिन में पंजाब का सूबा बनना था, अगर आपको याद हो। 90 दिन में करप्शन खत्म होनी थी, वो भी आपको याद होगा। जो सुनामी ट्री का जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। तो जो वादों से यू टर्न लेने को अपनी खूबी और इंटरनेशनल जो रहनुमा है उनकी क्वालिटी करार दे, उसके बारे में अब मैं मजीद इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ। सब कुछ वही कर रहे हैं जो पिछली हुकूमतों में होता था। और ये इमरान खान साहब अपने ही मौकफ से न सिर्फ हट रहे हैं, रिट्रीट कर रहे हैं, बल्कि ये उनके लिए अच्छा ओमन बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि उनकी क्रेडिबिलिटी, जो अवामुन नास के जो लोग उनके पीछे लगे थे या यूथ जो उनके पीछे लगा था, वो अगर ये देखेगा कि हमारा लीडर अपनी कही हुई और बात से हट रहा है तो इससे उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी भी तबाह होगी और उसका PTI को बहुत नुकसान होगा। ब्रॉडशीट से हुकूमत निकालना क्या चाहती है? कुछ निकलेगा? फिर आपने जो कमीशन का सरबराह लगाया है, ऑपोजिशन तो उसको भी नहीं मान रही है। ऑपोजिशन कह रही है हम उस कमीशन की फाइंडिंग्स को नहीं मानेंगे। फिर हुदैबिया सरे महल, जिसको सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच उसको रिजेक्ट कर चुका है जब आपने अपील की थी कि इसको रीओपन किया जाए। आप निकालना क्या चाहते हैं इन केसेस में से? पहली बात तो ये है कि वो हमने ज़रबुल मिसल शेर का एक जुमला है कि खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया। ब्रॉडशीट को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया था इमरान खान के सारे प्रोपोगेंडिस्ट ने, वो उल्टा उनके गले पड़ गया। ये गलत तासुर दिया जा रहा है कि ये नून लीग के गले पड़ गया है या पीपल्स पार्टी के गले पड़ गया है। और जो साबका जो नैब के चीफ थे उनके जो बयानात चल रहे हैं, अब तो ये तक मान लिया गया है कि ये सारा इल्ज़ाम जो $1 बिलियन नवाज शरीफ साहब के बाहर पड़े हैं ये क़यास राई पर मबनी था। जब ये सब कुछ हमारे सामने आ रहा है तो अब 2 चीज़ें और भी सामने आई हैं। एक तो ये कि हुकूमत के कुछ लोग इसमें मुलव्वस हैं। शहजाद अकबर साहब का नाम खास तौर से लिया जा रहा है, जिन्होंने एक जाली कंपनी को, जिन पर यह इल्ज़ाम है, खुदा करे कि सच ना हो, कि उन्होंने एक जाली कंपनी के नाम पर इतनी बड़ा सरमाया जो है वो उसको अदा कर दिया। ब्रॉडशीट वाला अलग चीख रहा है। इन बरतानिया की अदालत ने जो जजमेंट दी है, अगर आप वो पूरी पढ़ ले तो आपको और ज़्यादा वजाहत हो जाएगी कि सूरत हाल है क्या।
ये जो कमीशन बनाया गया है ये बुनियादी तौर पर उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जिस मामले को हशप कराना हो, जिस मामले को फिजल आउट कराना हो, उसको किसी कमीशन के सपोर्ट कर दीजिए। मैं आपको जल्दी जल्दी 2-4 नाम ले देता हूँ। महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट आज तक पाकिस्तान में नहीं छपी। मेमो की कमीशन की रिपोर्ट आज तक हमने नहीं आई है। बिल्कुल सही। लेकिन जिसका दावा करती है पीटीआई कि हमने रिपोर्ट सामने लेके आए, वो थी चीनी और शुगर कमीशन, चीनी और आटे का कमीशन जो था, उसकी रिपोर्ट आने के बाद 5 उसकी धुलाइयां हुई हैं, 5 दफा वो ड्राई क्लीन हुई, और अब कहाँ है? नोवेयर। वो मुख्तलिफ 7 डिपार्टमेंट्स को भेज दी गई हैं कि आप इसके ऊपर प्रोब कर लें, 1 साल का वक्त गुजरने वाला है, कुछ हुआ? तो मैं ये समझता हूँ कि कमीशन बनाने की जो एफर्ट है या कमीशन बनाने का जो फैसला है वो इस मामले को हशप कराने के लिए है, और कोई नतीजा उसका नहीं निकलेगा, कुछ हमारे सामने आने नहीं। तो हुदैबिया और सरे महल में से भी कुछ नहीं निकलेगा, राइट? हाँ, वो ये भी नहीं, वो आपने बहुत अहम सवाल उठाया है जिसका कोई तस्करा नहीं कर रहा। मैं देख रहा हूँ टॉक शोज के ऊपर, मैंने एक प्रोग्राम में कहा भी, आपके प्रोग्राम में जिम्मेदारी से रिपीट कर रहा हूँ कि हुदैबिया पेपर्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि इस केस को दोबारा नहीं खोला जा सकता। तो ये अब अपनी मर्जी से जितनी मर्जी दरफुंतनियां कर लें, लेकिन ये मामला जो है, ये मैं फिर आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये नून लीग के गले तो वो ऑलरेडी बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन ये ब्रॉडशीट जो है इसमें बहुत सारे हुकूमत के लोग एक्सपोज होने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ीकार सलीम बुखारी साहब मेरे साथ हैं। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाजरीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सेनेट इंतखाबात से पहले पंजाब में हुकूमती और अपोजिशन अरकान असम्बली अपनी अपनी जमातों की क़यादत से नाराज़ नज़र आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून के नाराज़ अरकान असम्बली वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के नाराज़ रुकने पंजाब असम्बली ख्वाजा दाऊद सुलेमानी ये स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकातें कर रहे हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। जो मीडिया में रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं उनके मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही से तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असम्बली ख्वाजा दाऊद ने मुलाकात के दौरान शिकायतों के अंबार लगाए, अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो थे, जो उनके मसाइल चल रहे हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ, उस बारे में उन्होंने स्पीकर पंजाब असम्बली से बात की। ख्वाजा दाऊद के मुताबिक पंजाब में इस वक्त करप्शन और अकरबा परवरी जो है ये उरूज पर है। बकौल उनके 15 से 20 MPA हैं जो वज़ीर आला पंजाब से इख्तलाफ रखते हैं, जो हमारे साथ हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा उनको कि मामला ठीक हो जाएंगे, सेनेट इलेक्शन तक का वक्त दें, सेनेट इलेक्शन के फौरी बाद तमाम जायज़ मुतालबात पूरे करवा दिए जाएंगे। ख्वाजा दाऊद के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही ने यह भी कहा कि अकेले आप ही नहीं हैं, और भी बहुत से दोस्तों की शिकायत हैं, वज़ीर आला से मुलाकात करवा के मामले को हल करवाने की कोशिश करेंगे। एक तरफ ख्वाजा दाऊद सुलेमानी वज़ीर आला पंजाब से नाराज़ नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के फोर्ट अब्बास से रुकने सूबाई असम्बली मोहम्मद अरशद ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की है। इस मुलाकात में उस्मान बुज़दार ने मोहम्मद अरशद को हल्के के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई और मौके पर ही अहकामात भी उन्होंने जारी किए। लेकिन हकीकत ये है, ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि नाराज़ लीगी रुकन से वज़ीर आला पंजाब की ये कोई पहली मुलाकात नहीं है। इससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा वज़ीर आला पंजाब निशात डाहा, जलील शरकपुरी और दीगर नाराज़ लीगी अरकान से मुलाकातें कर चुके हैं। नाराज़ लीगी अरकान की जानिब से बज़ाहिर इन मुलाकातों का मकसद हल्के के मसाइल को हल करवाना बताया जाता है, मगर अहम सवाल ये है कि वो वज़ीर आला पंजाब जो अपने अरकान असम्बली के मसाइल हल नहीं कर सकते, उनके अपने लोग उनसे नाराज़ हो रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को वो दूर नहीं कर पा रहे हैं, वो कैसे दूसरी जमातों के जो अरकान हैं उनके मसाइल हल करेंगे। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रुकने पंजाब असम्बली ख्वाजा दाऊद सुलेमानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका। सबसे पहले फरमाइएगा, आप अकेले हैं या आपके साथ और भी लोग हैं जो मिलने की ख्वाहिश रखते हैं?
स्पीकर पंजाब असम्बली से, आपकी तरह वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना चाहते हैं। मसाइल हैं क्या आप लोगों के? बीबी बात यह है कि मैंने चौधरी साहब से जो मुलाकात की थी वो 8 महीने पहले 10 महीने पहले का मसला था। हमारा उस्मान बुज़दार से तकरीबन 1 साल से यही बातें चल रही हैं। इनके भाइयों ने वहाँ दुकानें लगा रखी हैं। ये नहीं है कि सिर्फ ये तौसे में इनकी दुकानें हैं, इनकी दुकानों का तो बड़ा एक लंबा सिलसिला है जो लाहौर तक भी चल रहा है, सहीवाल में भी है, हर जगह पे है। क्या कौन सी उस वक्त दुकानें लगा चौधरी साहब ने मेरी सुलह कराई थी। क्या दुकानें लगा रखी हैं? करप्शन की दुकानें। और किस बीबी ये हर मामले में, तकर्रियों में, तबादले में और दर्जा 4 में ये जितने डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उनमें इनका कमीशन शामिल है। मेरी इमरान खान से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी करके उनकी क्वालिटी चेक करें। बाकी चौधरी साहब से मिलना कोई जुर्म नहीं है। अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म बुज़दार साहब के हल्के में जो काम होते हैं, उनके शहर में जो काम होते हैं या जो तरक्याती काम है, हाँ, उनके अपने भाइयों को या अपने खानदान वालों को ठेके दिलवाते हैं, कमीशन दिलवाते हैं, ये कह रहे हैं आप? बीबी उनका तो शहर है भी नहीं, वो तो हमारे शहर तौसा शरीफ हमारा घर है, हमारे दादे बाबा का घर है। मेरा दरबार तौसा से ताल्लुक है, ठीक है ना बीबी। इनका तो घर ही नहीं है। तो कहाँ इनका घर? ये तो पहाड़ों में रहते थे, उसके बाद इनका घर है बार्थी में। यहाँ 10 जगह घर हैं। इन्होंने तहसील नजामत के बाद करप्शन करके इनको अंग्रेज दे के गए थे डीजी खां में ज़मीन। ये तो हेलक हैं गवर्नमेंट को खाने के। तो किस किस्म की करप्शन हो रही है? और ऐसे कैसे हो सकता है कि इनकी जमात के लीडर जो दूसरी जमात की करप्शन को बेनकाब कर रहे हैं, वो इसी एजेंडे पर जो है ना वो हुक्मरानी कर रहे हैं कि मुल्क से करप्शन को खत्म करेंगे? ऐसे कैसे हो सकता है कि उनकी नाक नीचे उनके सूबे के वजीर आला करप्शन कर रहे हो अपने खानदान के लोगों समेत, बकौल आपके, और वजीर आजम को पता ही ना हो? जी बीबी बात यह है, मेरा यही मुतालबा है कि इमरान खान हमें टाइम दे, हमारी बात सुने और अपनी उनकी जो ही इत्मीद की टीम हो उनको भेजें। हम उनके साथ जाएंगे, उनको एक एक चीज़ दिखाएंगे। और दूसरी बात यह ना बीबी, इन्होंने तकरीबन इस वक्त तौसे में जो लूट मचाई हुई है तौसे शहर में, वहाँ उनके इर्द गिर्द जो सरकारी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, इनके भाई उधर कॉलोनी का नामों पे बना के कॉलोनियाँ गरीबों को बेच रहे हैं। अच्छा, जो इमरान खान का विजन तो ये है कि सरकारी जमीन छुड़वाएं। हाँ, ठीक है ना बीबी? आपका मतलब है इनके भाई सरकारी जमीनों पर कब्जे करके वो लोगों को बेच रहे हैं। इसी तरह इसके वाले साहब ने 2 मुरब्बे मौजा उसमें चुरकन में चूनी में इलाट कराए थे जुनेजो से। हाँ। वहाँ इन्होंने मेरे ख्याल है कमो बेश 7 से 9 मुरब्बे पे अब कब्जा किया हुआ है। अच्छा, ठीक है ना बीबी? ये बातें इमरान खान हमारी जो मैं बातें कर रहा हूँ, मैं इसको इमरान खान को रिक्वेस्ट करता हूँ। पार्टी के और लोगों को विजन देख के आए थे। पार्टी के और लोग इससे बाखबर नहीं है? अक्सर लोग बाखबर है, मुंह कोई नहीं खोलता। अच्छा, ठीक है ना? मैं मुंह खोल रहा हूँ इसलिए जिनको इन्हीं चीजों पर रिजर्वेशंस हैं और वो मिलना चाहते हैं, वो भी परवेज इलाही साहब से। बीबी वो परवेज इलाही से क्यों मिलेंगे? परवेज इलाही हमारे स्पीकर हैं। मैं तो परवेज इलाही से जाके मिला था। वो मेरे 10 महीने पहले उस्मान बुज़दार के साथ जो सुलह कराई थी उसका वो गारंटेड था। अच्छा, मैंने उसको कहा कि आप गारंटेड हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ आपके तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, और भी काफ़ी लोग हैं। पहले लड़ाई क्यों हुई थी? जी हाँ, पहले इसी बातों पे लड़ाई हुई थी। उसने कहा था कि मेरे भाई जो है वो करप्शन नहीं करेंगे तौसे में। तौसा हमारा घर है, ये उधर MP तो बन गया, हमने इनको सपोर्ट किया था। अगर ये समझता है कि मैं 2.5 साल में अच्छा काम किया है, मेरा है PP 285, इसका है PP 286, मैं 85 से इस्तीफा देता हूँ, 86 से इस्तीफा दे, आके इलेक्शन लड़ लेते हैं दोनों, पता चल जाएगा किसकी कारकर्दगी क्या है। पार्टी छोड़ना चाहते हैं? नहीं, पार्टी नहीं छोड़ना चाहता। मैं इसको चैलेंज करता हूँ, ये आए, ये भी इस्तीफा दें, मैं भी इस्तीफा देता हूँ। अच्छा,
मैं भी पीटीआई की पार्टी पे दोबारा लड़ूंगा, ये भी पीटीआई पे लड़े। अच्छा, ठीक है ना बीबी। ये जो है ना इमरान खान को जाके ऐसी गलत बातें बताता है कि ये ब्लैकमेलर ग्रुप है। हमारी ब्लैकमेलिंग क्या है बताएं जरा। ये देखे ना, इससे अच्छा, ज्यादा वो कहते हैं शाह से ज्यादा पार्टी के अपने लोगों को वजीर आला से एतराज़ात हैं। नून लीग के लोग क्यों जाके मिल रहे हैं? आज भी एक नून लीग के रुकन मिले हैं बुज़दार साहब से। वो लोग क्यों मिल रहे हैं जो अपने लोगों के मसाइल हल नहीं कर सकते? नून लीग के क्या करेंगे? बीबी ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए जो उनसे मिल रहे हैं। मेरा नून वालों से क्या ताल्लुक है कि मैं उन पर तस्वरा शुरू कर दूं। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं। हमारा 20 आदमी का ग्रुप आज का नहीं है, 1 साल पहले का है। अच्छा, हर किसी के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ठीक है ना बीबी। बीबी देख लें, मेरी बात सुने। आप एक एंकर हैं, टीवी प्रोग्राम करते हैं। आप बताएं पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसे बनी हुई है? हमारा एक खग्गा साहब एमपी हैं, उनके घर में 4-5 दिन पहले पाकपत्तन में 20 डाकू घुस के गए। जब एक एमपीए एमएनए खानदानी लोग महफूज नहीं है तो पंजाब में गरीब का क्या हाल होगा? देखिए जी, हमारा इमरान खान से कोई वो नहीं है। हाँ ठीक है, उनके आप लोग पॉलिसी क्या के साथ समझते हैं? यहाँ पंजाब के लोग, आप लोग सूबे के लोग क्या समझते हैं कि क्यों इमरान खान को इतना बुज़दार साहब पर एतमाद भी है, यकीन भी है, और वो इरादा रखते ही नहीं है कि वज़ीर आला को बदल के ही देख लें, शायद कुछ हालात बदल जाएं सूबे के? बीबी बात यह है, यहाँ एक अनेस्ट और तजर्बाकार, ये पंजाब जो है ना तकरीबन पाकिस्तान समझे इसे, सूबा ना कहें इसको। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, यानी कि पाकिस्तान का एक हिस्सा है, बड़ा हिस्सा। वहाँ में ये सूरत देखिए जी, इमरान खान ने तो इनको बना दिया। ये लॉ एंड ऑर्डर किसने कंट्रोल करना है? डीपीओ ने, आरपीओ ने। और महंगाई जो है उसको किसने कंट्रोल करना है? डीसी साहब ने, कमिश्नर साहब ने। ठीक है, वो किसके अंडर आते हैं? इसके अंडर आते हैं। तो इसकी नाअहली है जो आज तक ये कुछ हो रहा है पंजाब में। ठीक है, तो आपके मुताबिक पंजाब के वज़ीर आला नाअहल हैं, वो डिलीवर नहीं कर सकते? मैं देखो, अगर उसने डिलीवर किया होता तो लॉ एंड ऑर्डर की ये सिचुएशन होती, रोडों पे गाड़ियां लूटी जाती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। चार दीवारी पंजाब असम्बली किसान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ख्वाजा दाऊद सुलेमानी मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। यूरोपीय पार्लियामेंट ने पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय प्रोपेगंडे का नोटिस लिया है। यूरोपीय पार्लियामेंट की कमेटी ने तहकीकाती इदारे EU डिसइंफो लैब के भारत से मुतालिक इंकशाफात का जायज़ा लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक EU डिसइंफो लैब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने यूरोपीय पार्लियामानी कमेटी को इंडियन क्रॉनिकल्स के हवाले से ब्रीफिंग दी और कहा कि इसके पीछे किसी शख्स या किसी रियासत की बाज़ाब्ता शनाख्त करना मुश्किल है। हिंदुस्तानी क्रॉनिकल्स का एक ऑपरेशन है जो 15 साल से जारी है। इसने हिंदुस्तान के मफाद में चीज़ों को आगे बढ़ाया। ये वो चीज़ नहीं है कि किसी ने अपने कमरे में ख्वाब देखा हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा हम आहंगी और बहुत ज़्यादा ज़राए की ज़रूरत है। कुछ ऐसे मौक़े हैं जिनको हम देख रहे हैं। अमल करने की वाज़ेह कोशिश, मजबूत इरादा और इसके पीछे बहुत सारे ताउन वाज़ेह हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं नाज़रीन कि गुज़श्ता साल दिसंबर में यूरोपीय यूनियन में फ़ेक न्यूज़ से मुतालिक काम करने वाले तहकीकाती इदारे ने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करते हुए सैकड़ों ऐसी वेबसाइट्स और जाली तंजीमों के नेटवर्क्स की निशानदही की जो यूरोप में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा में मुलविस हैं। ये नेटवर्क 65 ममालिक में 265 वेबसाइट्स के ज़रिए पुराने और गैर फ़ाल या जाली नाम के अखबारात से बेबुनियाद खबरें फैलाते हैं।
EU डिसइंफो लैब की तफसीली तहकीकाती रिपोर्ट में बताया गया है कि इन तंजीमों का ताल्लुक भारत के गैर मारूफ कारोबारी इदारे श्रीवास्तव ग्रुप से जा मिलता है, जो कि यूरोप में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोग्रामात मुनक्किद करवाता है और फिर प्रोपेगेंडा करता है। EU डिसइंफो लैब के इंकशाफात के नतीजे में ही भारतीय थिंक टैंक के अहदेदारों को मुस्ताफ़ी होना पड़ा था। फिर अर्नब गोस्वामी चैट स्कैंडल भी भारत के पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे का एक मुंह बोलता सबूत है। एक तरफ भारत पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार के ज़रई क़वानीन ने किसानों के एहतजाज को रियासत के खिलाफ बगावत में तब्दील कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, भारतीय किसानों का तारीख़ी एहतजाज जिसने भारत के यौम जमहूरिया को यौम स्याह में बदल दिया। भारतीय किसानों की जानिब से लाल किले पर खालिस्तान का परचम लहराने के वाक़े ने हिंदुस्तान की तकसीम का एक वाज़ेह इशारा दे दिया है। एक तरफ भारत अपने शहरियों के जमहूरी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम है, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान की ये ख्वाहिश है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत हासिल करे। इसीलिए भारतीय अज़ाइम को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में नई मुस्तकिल नशिस्तों की मुखालिफत की है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत की कोशिश को नाकाम बना सकेगा? सवाल ये भी अहम है कि क्या यूरोपीय पार्लियामेंट EU डिसइंफो लैब के इंकशाफात की रोशनी में भारत के खिलाफ कार्रवाई करेगी? सवाल ये भी बड़ा अहम है कि क्या भारत एक मरतबा फिर से तकसीम होने जा रहा है? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जनरल साहब, यूरोपीय पार्लियामेंट की कमेटी की जानिब से ये जो EU डिसइंफो लैब के इंकशाफात पर उन्होंने नोटिस लिया है, फिर ब्रीफिंग ली है उन्होंने इस पर सारी डिटेल में, कितनी अहम पेशरफ्त है आपके नज़दीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पेशरफ्त तो बहुत अच्छी है और ये उन्होंने खुद ही जो कदम उठाया है, ये खुद उनका वॉलंटरीली उन्होंने किया है। लेकिन इसमें पाकिस्तान है एग्रीव पार्टी। असल चीज ये है कि इस सारे किस्से का मलबा पाकिस्तान पे गिर रहा था। हम हैं, पाकिस्तान है जिसने के इस सारे किस्से का नुकसान उठाया। टारगेट पाकिस्तान था, लिहाजा पाकिस्तान को अपना केस वहां पेश करना चाहिए। उन्हें ये चाहिए था कि पाकिस्तान इस सारे किस्से को खंगालता, और ये दो चीजें हमने करनी थी। एक तो ये कि हम वो सारी चीजें निकाल के देते कि कौन कौन से ऐसे फैसले थे, कौन कौन से ऐसे इश्यूज थे जिनके ऊपर यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट की फैसला साजी को मुतासर किया गया। उनके ऊपर एक मनफी असर अंदाजी हुई बाहर से भारत की इस लॉबिंग या इस काम की वजह से। दूसरी जो चीज है बड़ी अहम है, वो ये है कि बड़ा आसानी से ये डिसइंफो लैब वाले भी या कोई और कह दे, या हुकूमत उनकी भारत की कह दे कि जी ये कोई कर रहा है तो भारत को हुकूमत इसमें मुलव्वस नहीं है। ये लिंक हमने डेवलप करके देना है। भारत को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए उनका अपना अर्नब गोस्वामी चैट स्कैंडल भी बड़ा अहम है जनरल साहब। वो भी है, लेकिन हमने ये केस बना के देना था कि जनाब फॉरेन पॉलिसी उनकी ये थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, टेररिस्ट डिक्लेयर कराना है। उससे लिंक डेवलप करने के लिए इन्होंने ये किया। फिर इतना बड़ा नेटवर्क है, ये कोई प्राइवेट कारोबारी तो बंदा इसका खर्चा नहीं उठा सकता। आपका मतलब है पाकिस्तान को इस पर पूरी रिसर्च करनी चाहिए, पूरा होमवर्क करना चाहिए कि भारत के इस प्रोपेगेंडे को पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान को कहां कहां नुकसान हुआ और उसको नुकसान हुआ। तो ये चीज है जो हमने केस बना के हमने यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशन में लेके जाना है कि यूनाइटेड नेशन के जो फैसला साजी उस पर कहां कहां असरअंदाज हुई है, बेवकूफ बनाया उनको, इतने बड़े अदारे को, और यहाँ इसी तरह यूरोपियन यूनियन को बेवकूफ बनाया और नुकसान पाकिस्तान का हुआ। कहां कहां यूरोपियन यूनियन या लोगों ने हमारे खिलाफ स्टेटमेंट दी सिर्फ इस वजह से कि भारत ये कहता रहा। ये केस बनाना जरूरी है। जब तक आप इसकी लिंकेज नहीं डेवलप करेंगे भारत की फॉरेन पॉलिसी के साथ, तो वो हुकूमत का चेहरा जो है वो नहीं नजर आएगा। वो तो ये कहते रहेंगे वो जी प्राइवेट अदारे हैं, लगे रहते हैं, इस तरह होता है। ये बड़ा जरूरी था कि हम इस पर मेहनत करें और ये सारा रिसर्च करके इसको खंगाल के हम 15 साल का इसका जो है ना टीमें अपनी IT की बिठा के इसमें से चीजें, और ये चीज जनरल साहब बड़ा फायदेमंद हो सकती है क्योंकि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत हासिल करने की हर तरह से कोशिश कर रहा है। तो आपको लगता है कि हम ये अगर ये सारा काम करें तो ये इस पर बड़ा असर पड़ सकता है कि भारत को नाकाम किया जाएगा इसमें?
बिल्कुल, एक वो चीज हम इस्तेमाल करें। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के बारे में आइंदा जब भी वो कुछ कहेगा भारत, लोग आंखें बंद करके यकीन नहीं करेंगे। देखिए कि चंद दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले, 3 दिन पहले भारत का जो आर्मी चीफ है उसने अपनी वो जो उनका आर्मी डे मनाया, उन्होंने उस पे उसने एड्रेस किया, तकरीर की, तो उसने कहा मैं पाकिस्तान को वार्न करता हूं कि वो दहशतगर्दी बंद करे। यानी कोई दहशतगर्दी नहीं, पाकिस्तान करा नहीं रहा, लेकिन उन्होंने झूठ अभी तक नहीं छोड़ा। उसकी वजह यह है कि हमने उनका सही तरह से चेहरा दुनिया को दिखाया नहीं है। लोग तो अपने मुफादात के लिए उनकी बातों पे यकीन कर लेंगे, बिल्कुल, लेकिन हमने, और फिर आप देखिए जब पुलवामा का किस्सा हुआ तो इधर भारत ने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया, उधर शाम तक अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने और फ्रांस ने, इन मुल्कों ने, तीनों ने कहा कि जी इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। हमें उनको पूछना अब कि जनाब आप बताइए, क्या झूठ की बुनियाद पे आप लोगों को लाइसेंस देते हैं कि पाकिस्तान पे चढ़ दौड़े? बिल्कुल सही। हमारी सॉवरेनिटी में ये चीजें हैं जो आपने दुनिया में उछालनी, दुनिया के सामने लेके आनी है, ताकि कल अमेरिका दोबारा ना उनको कहे कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। बिल्कुल। अच्छा, जन साहब, कल जो दिल्ली में वाकया पेश आया कि किसान जिस तादाद में दिल्ली में अपने ट्रैक्टरों के साथ दाखिल हुए, फिर अपना परचम लाल किले में लहराया, आपको लगता है इस वाक़े से तहरीक और जोर पकड़ेगी या भारतीय मोदी सरकार को एक मौका मिल जाएगा इस साड़ में इनकी तहरीक को दबाने का, तशद्दुद के जरिए, और भी बड़े हरबे अपना सकती है मोदी सरकार इसको खत्म करने के लिए? ये मुसलमान थे बेचारे जिनका इन्होंने खून बेतरेख बहाया वहां पे। हाँ, वो दिल्ली में भी है। सिख को ये कभी गोली नहीं मारेंगे। हाँ, क्योंकि ये इन्होंने, सिखों की 4 लाशें गिर गई तो सिख इनको नाक चने दो, क्योंकि इनकी फौज में सिख बहुत है। हाँ, इनकी आर्मी में अगर सिख बगावत कर देता है, इस चीज की वजह से बेचैनी पहले बड़ी है वहां पे, क्योंकि ये अक्सर लोग जो हैं वो देहातों से गए हुए हैं, फौज में जो सिपाही जवान होता है और उनके पीछे खानदान खेती बाड़ी करते हैं, लिहाजा उनका ताल्लुक वास्ता है। अगर ये वहां पे इन्होंने कुछ सिखों पे गोली, ये जो कल आपने नक्शा देखा है, अगर ये मुसलमान होते अभी तक उन्होंने 150 मार दिया होता। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ये सिख थे तो उनसे पुलिस ने भी मार खाई, झंडा भी लहराया उन्होंने ऊपर चढ़ के, लेकिन इन्होंने जुर्रत नहीं हुई सिखों को कुछ कहने की। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चीज है सारी, और ये हमेशा इनको रहेगा। सिख को ये कभी भी इस तरह हाथ नहीं डालेंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये खालसा तहरीक जो है वो जोर फट जाएगी, साथ वो भी जोर, और साथ ये कि फौज में बगावत। तो तहरीक के कामयाब होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे, फिर बढ़ जाएंगे। अब चीज ये है कि बड़ा सीधा सा मसला है कि आपने किसानों के बारे में कानून बनाया, अगर किसान उसको नहीं तस्लीम करते तो आमतौर पे हुकूमतें जो है वो खत्म कर, वो कहते हैं ये कानून फिर जिनके लिए बनाया उनको कबूल नहीं है तो हम क्यों करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल लेकिन सही। यहाँ पे वो जिद पे है। मोदी अगर आज ये वापस लेता है कानून, उसको आर्टिकल 370 वाले पे भी दबाव आ जाएगा जी, उसको भी वापस करें। हाँ। उसके ऊपर वो भी दबाव आ जाएगा कि जनाब वो जो शरीयत कानून में आपने अमेंडमेंट एक्ट निकाला उसको भी वापस लें, उसको भी। तो वो तो यही छाती अपनी 56 इंच करके दिखा रहा है कि भी मैं जो कदम उठाता हूँ मैं फर्म हूं, मैं फिर वापस नहीं लेता। बिल्कुल सही। तो आज वो उसके नताइज के लिए तैयार है, लेकिन ये सिख उसको छोड़ेंगे नहीं। अगर इसने ये वापस न लिया स्टेप तो सिख इसकी बिल्कुल लीड से इंड पे जाके रख लें। बहुत बहुत शुक्रिया तज़कियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।